मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो पृथ्वीराज रासो है और इन पर प्रश्न जो है यूजीसी नेट जेआरएफ स्टेट सेट टीजीटी पीजीटी बीएड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एलटी जितने भी एग्जाम्स हैं हिंदी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अवश्य ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एक प्रश्न हो, 3 प्रश्न हो या 5 प्रश्न हो, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पृथ्वीराज रासो का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो वो चंद्रवर दाई है दोस्तों। चंद्रवर दाई याद। और जन्म स्थान इनका कहाँ है? लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब में है। चंद्रप्रदायी का समय क्या माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विक्रम संवत 1225 से 1249 माना है, यानी लगभग 25 वर्ष। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1126 से 1196, यानी इन्होंने 70 साल का समय माना है। इन्होंने 70 वर्ष का समय माना है। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप कैसा है? तो प्रबंधात्मक काव्य रूप है। प्रबंधात्मक काव्य रूप है और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज रासो का काव्य प्रबंधात्मक काव्य रूप। कुल सर्ग 69 है। प्रधान रस जो है वीर है, सहायक रस जो है श्रृंगार है, नायिका संयोगिता है। कुल छंद जो है 16,306 छंद है। यही सब पूछे जाते हैं। नायक जो है पृथ्वीराज चौहान है और प्रतिनायक मोहम्मद गोरी है। इसी के ऊपर ये जो है महाकाव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख सर्ग तो बताना चाहता हूँ। देखिए, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख सर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला में आदि पर्व का समय है, दूसरा में दासम का समय, 20वां जो है पद्मावती का ब्याह कथा है, इसमें कहा गया है। इम्पोर्टेंट जो सर्ग हैं उन सर्गों का विवरण दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे मिलेंगे आपको 27वां रेवा तट का समय है। 27वां 57वां जो है यानी 57 जो है 57वां उसमें देखिए कैमास वध का समय है। इसके बाद 61वां जो है कन्नौज का समय है। 61वां पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग है। 69वां जो है महोबा युद्ध का समय है। महोबा उत्तर प्रदेश में, वहां का युद्ध जो हुआ है उसका वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख संस्करण के बारे में देखिए, वर्तमान में पृथ्वीराज रासो के 4 मुख्य संस्करण उपलब्ध हैं। तो बृहदत्त रूपांतरण, इसकी कई प्रतियां उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसके आधार पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण तैयार किया गया। इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां संवत 1750 के पश्चात की है। देखिए, संवत 1750 के पश्चात है। वैसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी वाले संस्करण का आधार जो है संवत 1642 ईस्वी की प्रति को बताया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, 16,306 छंद है। इसमें 16,306 छंद है, 69 सर्ग है। सर्गों का नामकरण समय है, नामकरण जो दिया गया है वो समय है। इसके बाद मध्यम रूपांतरण जो इसकी प्रतियां अबोहर के साहित्य सदन बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार और अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इस रूपांतरण को प्रमाणिक मानते हैं, यानी इस रूपांतरण को प्रमाणिक मानते हैं। इसमें 7,000 छंद है। इसमें सर्गों का नाम जो है प्रस्ताव मिलता है। किसमें? मध्यम रूपांतरण में, लघु रूपांतरण। इसकी 3 प्रतियां बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसमें 3500 छंद है, 19 सर्ग हैं। इनके सर्गों का नामकरण खंड मिलता है। याद रखिए, पहला वाला समय है, दूसरा वाला जो ये पहला वाला समय है और दूसरा वाला जो है प्रस्ताव है, तीसरा वाला जो है सर्गों का नामकरण खंड के रूप में मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है। खंड के रूप में मिलता है। इसी ऐसी पंक्तियां मिलती है जिसमें यह पता चलता है कि इसका संकलन किसी चंद्र सिंह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। लघुत्तम रूपांतरण 4 नंबर में, यह लघुत्तम रूपांतरण अघचन नाटा द्वारा खोजा गया है। इसमें सर्ग विभाजन नहीं है। इसमें सर्ग विभाजन नहीं है।
अगर चन्ना हटा तो इसमें 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसी संस्करण को प्रमाणिक मानते हैं। किसको? लघुत्तम 4 नंबर को प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन एक माना है। अब आगे बढ़ते हैं। और भी पृथ्वीराज रासो की भाषा व शैली अभ्रंश मानने वाले विद्वान। देखिए ये भी पूछे जाते हैं। अभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन के? मुनि जिनविजय, मुनि कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पूछे जाते हैं। अपन डिंगल शैली मानने वाले, डिंगल दशरथ डिंगल, दशरथ राम कुमार वर्मा, ये हो गए। डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान मोतीलाल मेनारिया। अब पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले याद रखना है, ब्रज भाषा मानने वाले मोतीलाल मेनारिया है। ब्रज भाषा ये पिंगल, वो डिंगल मिश्रित, ये पिंगल मिश्रित ब्रज भाषा ग्रियर्सन है, एलपी टोसीटरी है, उदय नारायण तिवारी है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, श्याम सुंदर दास है, ये सभी हैं पिंगल ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान। ये पूछे जाते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो देखिए उसकी प्रामाणिकता के बारे में आरंभ में पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक ग्रंथ समझ गया। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे प्रमाणिक समझकर इसके पद्यों का अंग्रेजी अनुवाद किया। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल ने इसका प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। इसी बीच 1875 ईस्वी में डॉक्टर बूलर को जय नायक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य मिला। ऐतिहासिकता की दृष्टि से ग्रंथ में वर्णित घटनाएं उन्हें रासो की अपेक्षा युद्ध प्रतीत हुई। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बूलर को रासो की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि ये पहले से ही था, उन्होंने प्रकाशन जो करवा रहा था। उन्होंने सबसे पहले इसे अप्रमाणिक घोषित किया। किसने? डॉक्टर बूलर ने। इसका प्रकाशन रुकवा दिया। डॉक्टर बूलर द्वारा अप्रमाणिक घोषित हो जाने के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में निम्नलिखित 3 भाग हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको अच्छे से। देखिए अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, ये अप्रमाणिक है, ये पहले घटना हो चुके हैं और इसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं। तो देखिए कवि राजा मल श्यामल दास, कवि राजा मुरादीदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मोरिसन, मुंशी देवी प्रसाद, अमृतलाल शील, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान तो मुनि जिनविजय हो गया, अगर चन्नाहटा हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि राजा मोहन सिंह हो गए। इसके बाद प्रमाणिक मानने वाले विद्वान मिश्र बंधु हो गए, कर्नल जेम्स टॉड हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो गए, मथुरा प्रसाद दीक्षित हो गए प्रमाणिक मानने वाले। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमाणिक और अप्रमाणिकता से संबंधित तर्क क्या है? आखिर हम अप्रमाणिक और प्रमाणिक मानते हैं, उसके पीछे तर्क आखिर है क्या? क्या रीजन है कि उसको अप्रमाणिक हम माने, प्रमाणिक मानेंगे? कुछ तो रीजन होगा। देखिए प्रमाणिकता में क्या सवाल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का यह मत है कि इसका मूल रूप जो है प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। प्रक्षेपों में छिपा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की और इसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध हुई। इसी के आधार पर हम प्रमाणिक मान सकते हैं। दोनों पॉइंट देखिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की और इसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पर आप सभी दोस्त अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको कैसा लग रहा है कंटेंट हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्लास जारी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है? पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमय अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ प्रतीत होता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह भी मत है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी संवाद के रूप में हो, अतः जिन सर्गों में यह शैली मध्यकालीन प्रबंध काव्य की बहु प्रयुक्त रूढ़ी है नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षेपित मानना चाहिए। ये चारों जो पॉइंट है प्रमाणिक मानने का आधार
हम मान सकते हैं कि कौन किसने क्या कहा है किसके बारे में, वो चीज हम आधार मान सकते हैं। अप्रमाणिक के बारे में क्या कहा जाता है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है। रासो शब्द अरबी भाषा में प्रचलित था, तो यहाँ देखा कि रासो चल रहा है, तो अरबी फारसी को देख करके इन्होंने जाली ग्रंथ माना। पृथ्वीराज रासो की माँ का नाम कर्पूरी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। रासो में कमला बताया गया है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी मिलता है, हांसी के शिलालेख से भी मिलता है। तो कर्पूरी बताया गया था, बाद में यहाँ मिलता है कमला, तो उसका भी आधार देखिए कि गलत मिल रहा था, इसी वजह से अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की बहन जो है पृथा का विवाह मेवाड़ के रहना समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है, वो सही में नहीं हुआ था, वो अशुद्ध बताया। पृथ्वीराज रासो द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है, इतिहास में नहीं मिलता है ऐसा, वो भी गलत बताया। अनंग पाल पृथ्वीराज और बिसल देव राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध है, कहीं इसका विवरण नहीं मिलता है, उनका मानना है वो। पृथ्वीराज राज के पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है जो इतिहास से मेल नहीं खाता है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज का 14 विवाह का वर्णन मिलता है, 14 जगह उन्होंने विवाह किया एक ही से, लेकिन 14 जगह विवाह किया है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। उचित ने पृथ्वीराज रासो द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास से सम्मत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों को, इतिहास जो है, हिस्ट्री, वो हिंदी साहित्य के इतिहास से मेल नहीं खाता है। बहुत कुछ तथ्य, बहुत कुछ 50% मेल नहीं खाता है, तो कुछ अलग है, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको नोट में हम बता दिए, क्योंकि ये हमें एमए के क्लास में बताया गया था। हमारे जो एचओडी थे वो डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा थे, और वो ग्रेजुएशन जो थे वो हिस्ट्री से थे, और एमए जो थे वो हिंदी से थे। बाद में उन्होंने पीएचडी की है, तो वो बताते थे ऐसे ऐसे, क्योंकि उन्हें दोनों बेसिक से पता था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो का काव्योत्कर्ष कैसा है? इस काव्य में 2 रस प्रमुख है, श्रृंगार और वीर। अंगीर रस, वीर रस है। इस ग्रंथ में शांत रस का सर्वथा अभाव मिलता है, शांत रस का अभाव मिलता है। रासो के चित्रण में प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का भी कहीं कहीं मिल जाता है। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का भी अधिक है। यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण मिलता है। जहां तक भाषा की शक्ति का प्रश्न है, कवि ने अभिधेय भाषा को पर्याप्त माना है, प्रभावशाली रूप दिया है। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया, याद रखिएगा, 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया है। चंद्रबरदाई को छपे छंदों का विशेषज्ञ माना गया है। ग्रंथ के मुख्य छंद छपे हैं, दुहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्या। रासों में नायिका का नखशिख वर्णन, सोना के प्रयाण, युद्ध, 6 ऋतु वर्णों का आदि वर्णन किया गया। रासों में चरित काव्य और आख्यायिका के लक्षण भी मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों में यमक व अनुप्रास अलंकार प्रमुखतया है। यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य की श्रेणी में आता है। चंद को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इस 6 भाषाओं में रुद्रट, वाग्भट आदि सभी विद्वानों ने संस्कृत, पाली, संस्कृत, प्राकृत, मागधी, शोरसेनी, पैशाची और अपभ्रंश की गणना की है। चंद ने स्वयं रासों का परिचय देते हुए लिखा, क्या लिखा है तो देखिए। उक्ति धर्म विशाल सय राजनीति नवरस सट भाषा पुराणम कथितम मया। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन क्या है कि अपभ्रंश के बाद पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं उत्पन्न हुई। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा मंडल में पिंगल। पृथ्वीराज रासो की भाषा को पुरानी ब्रज भाषा कहने के साथ में इतना अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि ब्रज भाषा के प्राचीनतम कवि सूरदास की रचनाओं से ब्रज भाषा का रूप सामने आता है। उनसे पृथ्वीराज रासो की भाषा पर्याप्त भिन्न है, और यह भिन्नता काल संबंधी नहीं, प्रदेश संबंधी भी है, सुपर मोस्ट है। याद रखिएगा, ये डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा कथन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटा देता हूं इसको। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सुपर मोस्ट है ये कथन, समझने के लिए है। मैं क्या बताया हूं, किसी भी समय का और किसी भी काल का अगर आप 10-5 परिभाषाओं को देख लीजिएगा, तो परिभाषाओं से संबंधित आपको उस रचना या काल या जो भी है आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़िएगा 2-4 बार, आपको समझ में आएंगे कि इसमें है क्या। क्योंकि ये एक बहुत बड़े आलोचक हैं, इनके दृष्टि में वो रचना क्या है वो जरूर आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं।
नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह रचना मुक्तक है। पृथ्वीराज रासो को किसने क्या कहा? तो देखिए ये सबसे सुपर मोस्ट है। विशाल घटना कोश डॉक्टर नगेंद्र ने, बृहदत्त महाभारत दशरथ शर्मा ने, हिंदी का प्रथम महाकाव्य विचाली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, अनैतिहासिक ग्रंथ गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विशाल वीर काव्य श्याम सुंदर दास, मुक्तक काव्य नरोत्तम स्वामी, कथानक रूढ़ियों का कोश डॉक्टर नामवर सिंह। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के बाद क्या है? देखिए स्वाभी कथानक रूढ़ियों का कोश डॉक्टर नामवर सिंह, कथानक रूढ़ियों का डॉक्टर नामवर सिंह, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य गुलाब राय, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह, रोमांच आख्यान काव्य नित्यानंद तिवारी, हिंदी का पहला महाकाव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, इसके बाद लीला काव्य का उत्तम निदर्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐतिहासिक काव्य कर्नल जेम्स टॉड, विशेष तथ्य क्या? पृथ्वीराज रासो की जानकारी सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित एनल्ड एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। विशेष तथ्य है, याद रखिएगा, सुपर मोस्ट है। हर पॉइंट को मैंने इस क्लासेज में समटा हूँ, याद रखिएगा, देख लीजिएगा मैंने क्या क्या पॉइंट को समटा है। क्या है? एनल्ड एंड एक्विडिटीज ऑफ राजस्थान में मिलती। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। मुनि जी विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छपोयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान पृथ्वीराज रासो में भी मिलते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद बरदाई को छंदों का तथा शिव सिंह सेंगर ने छपे छंदों का अजायब घर का है। ये सुपर मोस्ट है, देख लीजिए एक बार। क्या कहा है? छंदों का राजा का है, सॉरी अजायब घर में बोल दिया। नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों तथा शिव सिंह सेंगर ने छपे छंद का राजा कहा है। किसको? चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग जो है कनवज समय है, जो संभवतः रासो का मूलतः कथानक कनवज समय 57 में है, 61 में, वो देख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार करने वाले प्रथम विद्वान F.S. ब्राउज तथा द्वितीय विद्वान कर्नल हार्नले थे। इसमें कर्नल नहीं है, कर्नल हार्नले, याद रखिएगा, सुपर मोस्ट है। F.S. ब्राउज कनवज समय इसका जो है वो केंद्र माना गया है, कनवज समय, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वीराज रासो का व्याकरण लिखने वाले प्रथम विद्वान बीम्स हैं। व्याकरण लिखने वाले पृथ्वीराज रासो पर पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश मानने वाले प्रथम विद्वान मुनि जी विजय है। नरोत्तम स्वामी द्वारा पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूल पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। डॉक्टर नामवर सिंह की मान्यता है कि रामचरितमानस में जो स्थान अयोध्या कांड का है वही स्थान पृथ्वीराज रासो में कनवज समय का है। मैं सुपर मोस्ट इनको लगा देता हूँ, इस पॉइंट को आप देख लीजिए क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक एक शब्द जो है इनके मोती हैं, देख लीजिए क्या कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की मान्यता है कि रामचरितमानस में जो स्थान अयोध्या कांड का है वही स्थान पृथ्वीराज रासो में कनवज समय का है। कनवज समय आपको मिलेंगे या तो 57 में, या तो 51 में, या तो 61 में। ये पॉइंट देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं। मैं ऑप्शन दे चुका हूँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा इसका समय है। दोस्तों क्लासेज आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर आप सभी दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ता हूँ, जो भी क्लासेज में बाकी है उसको ले चलता हूँ। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख काव्य पंक्तियां। हिंदुवन स्थान उत्तम सुदेव, तह उदित दुर्गम सुदेश, समरणी चतुआन थान पृथ्वी राज तहा राजंत भान, संभरिणी सोमेश पु देवंत रूप अवतार धत, जिही पकारी साहब लीन तिहू बेर करिय पानी पहीन, सिंगिनु सुंदर शुद्ध गुनी गड़ी जंजीर चुकड़ न सबद बेंधन तीर, महंत कला ससभान कला 1600 बनिए, बाल बे शशि सासमी अवृत सस्पिनीय, बिगली कमला स्त्रीगिन भ्रमर नेनु खंजन मृग लटिय, हिर कीर अरूपी मोतिय, नखलिय लहुसीटे कुटली केश सुदेश पोह परिचित पिकसद, कमल गंध वैसम संध हंस गति चलिए मद मद, श्वेत वस्त्र सोहे शशिर नस स्वंती पुष्जन, बमर भवि मूल से स्वाभ
मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये जो पंक्ति है ना, इसका अर्थ आप अगर देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाथी के साथ चल रहे हैं। और जितने भी उसके सेनापति हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। क्या एक झुंड चल रहा है, माने यही सब है इसमें चर्चा। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थोड़ा सर्दी है मेरा। फिर यहाँ देखिए वही है, फिरी देसी देसी पृथ्वीराज राज, हंसी मुद मुद पटराज, बजिए घोर निशान राज, रान चौहान जहोदीस, सकल सूर सामंत समदी ब्रज। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सुपर मोस्ट है, इसको पढ़िएगा तब ना। अब आते हैं सबसे सुपर मोस्ट, आलोचकों के मत क्या है पृथ्वीराज रासो के बारे में। यही सबसे सुपर मोस्ट है इस टॉपिक में। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय है यानी सर्ग या अध्याय। प्राचीन समय में प्रचलित पराया सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्यतः छंद है जो कविता है, छपे, दुहा, तोमर, तोरटा, गाहा और आर्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, याद रखिए। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है, उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। सुपर मोस्ट है ये, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला हमको माने की परिभाषा लगता है। इसको आप देख लीजिए, सुपर मोस्ट है ये, सुपर मोस्ट। आप जरूर इसको देखिए कि जैसे कादम्बरी के संदर्भ, कादम्बरी किसकी रचना है, प्राचीनतम की रचना है, किसकी है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो उसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है, बाण को। तो पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का समय किसको जाता है, जलहन को जाता है। तो ये बोलने वाले कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत सुपर मोस्ट है, आप इसकी शॉट ले लीजिए। इतिहास के विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भी भरी पड़ी हैं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। मानो कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, ही है। फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक एक लॉजिक को इन्होंने दिया है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़िए 4 बार 5 बार, आपको परिभाषाओं से समझ में आएंगे कि क्या बोले हैं उन्होंने एक एक शब्द को। इसलिए इतने बड़े वो आलोचक थे, साहित्यकार थे। क्यों, कौन, शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी विनाश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाषा उसमें कहीं कुछ है कहीं कुछ है, अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो वो बेठिकाने लगते हैं। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास की जिज्ञासुओं का काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो भी वही बात, क्योंकि उन्होंने भाषा के संदर्भ में कहा तो ये भी उन्हीं की हो सकते हैं, तो वह है। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे अधिक कहीं राष्ट्र की है। सुपर मोस्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह का। इसमें राजस्थानी, ब्रजी, फारसी आदि के शब्द मिले हुए हैं। अभ्रंश और अवट भी, चाशनी भी है, चाशनी। डॉक्टर बच्चन सिंह, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। डॉक्टर बच्चन सिंह, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो बस आज का क्लास देखिए, इसमें जो 8 परिभाषाएं हैं यही पूछे गए हैं। ऐसे तो हजारों हैं इसके बारे में, लेकिन हजारों पूछे नहीं गए। जो पूछे जाते हैं, जो पूछने लायक हैं, उसी को परिभाषाओं को यहाँ शामिल किया गया है। मैं अंत में एक ही बात बोलूंगा, आपको लगे कि परिभाषाएं यहाँ कम है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। राहुल द्रविड़ जो थे वो टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े बेस्ट प्लेयर थे। 13,500 रन है उनको, तो 37 शतक है उनके। तो उनका एक कहना था, हर गेंद जो होती है वो खेलने लायक नहीं होती। कुछ गेंद को छोड़ा जाता है क्योंकि वो टेस्ट के महानतम खिलाड़ियों में शामिल है। सचिन के बाद बहुत बेस्ट उनको माने जाते थे टेस्ट में, और वर्ल्ड ने उनको माना क्या, द वॉल। जहां टिक जाते थे खिलाड़ी, समझ जाते थे कि आज टीम जीतने वाली है उधर का। तो वही है कि कोई कोई चीज जो होती है छोड़ने लायक होते हैं। तो आज का क्लास में यही समाप्त करना चाहता हूँ। क्लासेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, आपको इसमें क्या कमी लगा वो भी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर आप सभी दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।